जो ध्यान होना चाहिए वो गाय के खाने के लिए पैसा बचे आपके पास, वैसा होना चाहिए। आप गाय खरीदने का पैसा लगा देंगे और खिलाने का पैसा नहीं है तो धंधा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी केवल एक चीज़ पे डिपेंड करती है पूरी डेयरी फार्मिंग की। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो 2 बच्चों के बीच में गाय कितना दूध देती है और 2 बच्चों के बीच में कितना समय सूखी रहती है। किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। आज हम हैं एक बहुत ही शानदार डेयरी फार्म पर जिसका नाम है द मूव फार्म्स। यह फार्म उज्जैन सांवेर रोड से 15 किलोमीटर दूर जामोदी गांव में स्थित है। इसके जो ओनर हैं उनका नाम है सौरभ खाबिया। ये 2 पार्टनर मिलकर इस फार्म को चला रहे हैं। सबसे पहले आपको इनके ही बारे में बता देता हूँ। फार्म तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट ये दोनों पार्टनर खुद डेयरी कंसल्टेंट हैं। डेयरी फार्मिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, परंतु आज आप एक सक्सेस डेयरी फार्म के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये दोनों हैं डेयरी कंसल्टेंट, मतलब डेयरी सलाहकार। तो ये खुद दूर दूर जाकर डेयरी की ट्रेनिंग देते हैं। इनके फार्म पर कई सारे लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने। तो इस फार्म की कई सारी खास बातें हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप डेयरी के एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिलेगी। तो वीडियो बड़ा हो सकता है, आप ध्यान लगाकर वीडियो को देखें। इस फार्म की कई सारी खास बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर गाय के गले में सेंसर लगा हुआ है, जिससे गाय का जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है कंप्यूटर मशीन में। उससे पूरे लैक्टेशन में गाय ने कितना दूध दिया है, इनके फार्म पर जो गायें हैं वो सारी के सारे उनकी डिटेल हैं वो मशीन में रिकॉर्ड होती हैं। इनके फार्म पर कई सारी गायें 40 से 50 लीटर दूध दे रही हैं और एक गाय एक लैक्टेशन में 10,000 लीटर दूध दे चुकी हैं, जबकि एक गाय ने अब तक 450 दिन में 16,000 लीटर दूध दे दिया है। तो कैसे इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, सब कुछ हम इनको वीडियो में पूछेंगे। इस फार्म पर चारा डालने की मशीन है जो गायों को चारा डालती हैं। यहाँ पर मिल्क पार्लर है जहाँ पर गायों का दूध मशीन से निकाला जाता है और अपने आप मशीन से ही बोतल में पैक होता है और सारे शहर में यहाँ पर से दूध सप्लाई होता है। और आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, आपको डेयरी के बारे में पूरी सही जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर पिछले 3 साल से गाय का गोबर भी नहीं उठाया गया है। तो क्या इसका मतलब है? यहाँ पर प्रतिदिन इस गोबर में रोटावेर घुमाया जाता है, जिससे गोबर की बारीक हो जाता है। इसका क्या मतलब है, क्या इसका फ़ायदा है, आप वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर कोई युवा डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो कैसे इसमें सफल हो सकता है। तो वीडियो में इनसे एक एक चीज़ की जानकारी हम लेंगे, कैसे ये एनिमल तैयार करते हैं, सारे के सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए इनका इंटरव्यू हम लेते हैं। हेलो हेलो सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सबसे पहले। मेरा नाम सौरभ खाबिया है। मैं एक डेयरी फार्मर हूँ और इंदौर शहर के पास मेरा डेयरी फार्म है एक्टिव मूव फार्म्स के नाम से। मैंने अपना ये करियर शुरू किया था 2015 में। उसके पहले मैं डायमंड इंडस्ट्री में था और डायमंड में मैं टॉप 10 कंपनीज़ जो हैं भारत की, उसमें से एक के साथ पार्टनरशिप में काम करता था। और वहाँ से फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई झूठ बोलना या गलत करना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है, तो उसे छोड़कर मैं डेयरी फार्मिंग की तरफ बढ़ने लगा। मेरे फादर ने मुझे जब इस ट्रेड के बारे में सुना तो उन्हें बहुत अजीब लगा, क्योंकि 7 पुश्तों में किसी ने खेती और डेयरी फार्मिंग नहीं करी थी। तो उन्होंने मुझे एक गौशाला पे काम करवाया और वहाँ पे मज़दूर की तरह ट्राई किया और उसके बाद मुझे यहाँ पर हमने ये काम शुरू किया। मतलब आपके एक ट्रेनिंग जैसी हुई, आपको फेल या पास होना था उस चीज़ में? जी, तो एज़ लेबर मेरे से काम करवाया और उसके बाद फिर हम यहाँ पर हैं आज। आप मेरा पूरा फार्म देख सकते हैं। मेरे पास टोटल जो हर्ड है, टोटल 85 फीमेल गाय हैं और लगभग मेरे पास 16 से 17 मेल काफ है। हमारी एक पद्धति है कि एक भी मेल काफ को हम फार्म से बाहर नहीं देते हैं, उन्हें हम ही पालेंगे। क्योंकि मैं बाय रिलीजन जैन हूँ, तो मेरे फादर की एक शर्त थी कि सारे मेल काफ तुम यहीं रखो कि कोई भी गलत चीज़ ना हो। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेल काफ के साथ सस्टेनेबल डेयरी फार्म को कैसे बनाया जाए। क्योंकि मेल काफ की जो डेथ होती है हमारे द्वारा,
वो हमारे लिए गलत होता है, क्योंकि जी अक्सर फार्म पे देखा जाता है कि मेल काफ की कोई उपयोगिता नहीं होती है। जी। आप उसकी भी उपयोगिता को बनाए रखे हुए हैं अपने फार्म में। बेसिकली हमने ये किया है कि हमारी जो फीमेल गायें हैं उनसे हम इतना प्रोडक्शन ले लें, इतना अच्छे से उन्हें पालें पोसें और दूध की कॉस्टिंग बाय प्रोडक्शन कम करें, ना कि खाना कम करके। तो हम मेजर ध्यान न्यूट्रिशन पे देते हैं और उसके अंदर हम हमारे मेल काफ का पैसा भी गिन लेते हैं कि भाई उनको हम मिनिमम जितना खाना दें जिससे उनकी सर्वाइवल पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, असर ना आए, वैसा काम करें। उत्पादन आपको उनसे कुछ नहीं लेना है जी। हाँ, बट उनकी जो सर्वाइव है, जो उनकी लाइफ है, उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। जी आपने उनको भी रखा हुआ है। जी अभी अगर अपने फार्म की अगर बात की जाए, जी। इस पे कितने एनिमल हैं अभी? अभी हमारे पास टोटल 102 एनिमल है, जिसमें से 85 छोटी बड़ी मिला के गाय है और बाकी 17 मेल काफ हैं। और जो हमारे 85 फीमेल काफ हैं, काउज़ हैं, उसमें से 52 एडल्ट हैं और बाकी बच्चियां हैं। बाकी बच्चे हैं। जी। मिल्किंग एनिमल की अगर बात करें जी। वो कितने होंगे? अभी हमारी जो मिल्किंग एनिमल हैं वो 35 से 42 के बीच में वेरी करते रहते हैं और दूध हमारा 700 लीटर से 750 लीटर के बीच में प्रतिदिन वेरी करता रहता है। अगर हमारे हर्ड एवरेज की बात करें तो मेरी जितनी भी गाय दूध में होती है, चाहे बयात की शुरुआत में हो, अंत में हो या बीच में हो, मेरा एवरेज 22 लीटर प्रतिदिन मुझे प्रति गाय मिलता है। अब उसमें कोई गाय मेरे पास 40 से 50 लीटर की भी होती हैं और कोई गाय मेरे पास 25 से 30 की भी होती हैं, लेकिन 25-30 लीटर से कम की गाय मेरे पास एक भी नहीं है। एक भी नहीं। आपने जो फार्म शुरू किया था वो कब, जब आपने शुरू किया बताया आपने कि लगभग 3 साल हो गए हैं, जी। तो आप एनिमल कहाँ से खरीद के लाए थे? हमने एक्चुअली एग्जैक्ट डेट कहें तो 2 जून 2017 को पहली गाय की बछड़ी हमारे फार्म पर आई थी। हमने एक भी गाय नहीं खरीदी है, हम सब बछड़ियाँ लेकर आए थे और उनको हमने ही बड़ा किया ताकि हम उन्हें वो पौष्टिकता दे सके, ताकि हम इस तरह के लेवल का प्रोडक्शन बना सके। हम अगर ख़रीदते भी हैं तो जो प्रेग्नेंट हेफर होती है वो ही ख़रीदते हैं। हम एक भी दुधारू गाय हमारे पास लेकर नहीं आते और हम जज भी जो करते हैं गाय की खरीदी को, भाई हम आपको बता सकते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपने जो सिलेक्टेड की, जैसे काफ सिलेक्ट किया आपने, हाइपर सिलेक्ट की, उनकी सिलेक्ट आप उनकी किस गुणवत्ता को देखकर आप करते हैं? बेसिकली गाय आपको सारी चीज़ें बताती है कि उसकी क्या प्रोडक्शन स्ट्रेंथ है, क्या है क्या नहीं है। हम उन पॉइंट्स को देखकर, हमें दूध देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो सीख लेते हैं या समझ जाते हैं तो बहुत बेसिक चीज़ें और आपने एक बार समझ ली तो गाय खरीदना आपके लिए उंगलियों का खेल हो जाएगा और आपको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता कि मेरी ये 25 लीटर की गाय है कि 30 लीटर की गाय है। आप देखकर समझ जाएंगे। कैसे समझा जा सकता है? कुछ एक पॉइंट जो, जैसे मैं आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स बताऊं कि 1 लीटर दूध निकालने के लिए गाय को 500 लीटर खून को अपने हार्ट से पंप करना पड़ता है। अगर वो इतना दूध इतना खून पंप करेगी अपने शरीर से तो उसका जो 2 पैरों के बीच में आगे लंग्स एरिया होता है, अगर वो छोटा होगा तो उसका हार्ट और लंग्स वहाँ पर है, उसे लंग्स से सांस ज़्यादा लेनी पड़ेगी, उसका पूरा लंग्स फैले उतनी जगह होनी चाहिए। तो एक बेसिक पॉइंट हो गया कि आगे 2 पैरों के बीच में गाय के छाती बड़ी होनी चाहिए जिससे वो मिल्किंग में अच्छी होगी। जैसे आप अडर तो हर किसान देखता है कि उसका स्तन कितना बड़ा है, कैसा है, पीछे से चमड़ी उसकी कितनी ढीली है, क्योंकि उससे हमें पता पड़ता है कि वो कितना स्तन खोलेगी, कितना दूध भर सकती है। उसके बाद आप उसके अंदर देखेंगे कि उसका पेट, उसकी जो साइड की रिब्स होती है, उस रिब्स के अंदर अगर मैं उंगली फिराऊं तो जब मैं प्रेग्नेंट हीफर ख़रीदता हूं तो 2 उंगली आसानी से निकलनी चाहिए अगर HF गाय है तो। कहाँ पे? HF गाय जो साइड में हड्डी होती है, रिब्स होती है टेढ़ी, तो जो आखिरी 2 रिब्स होती हैं उसके बीच में जब उंगली फिराएं तो 2 उंगली होनी चाहिए प्रेग्नेंट हीफर में। और अगर वो दुधारू जीव है और उसने एक बयात कर ली है तो 3 उंगली फैलनी चाहिए। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो गाय का दूसरा पेट है रुमेन, वो लेफ़्ट साइड पे होता है गाय के। तो जब अगर ये गैप बड़ा है और स्लोप ज़्यादा है तो वहाँ पर गाय ज़्यादा रुमेन फैला सकती है, ज़्यादा खा सकती है, और वो ज़्यादा खा सकती है तो उसके दूध की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। आप थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली बताएं आप, जो कि बहुत सारों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आपने बताया कि
उनकी जो हड्डी होती है उसकी जी। जगह जो आप बता रहे हो इस गाय के ऊपर ही चलो बता दीजिए। जैसे अपन अगर इस गाय की बात करें तो इस साइड गाय का रुमेन होता है। आप जब भी गाय को देखेंगे तो आखिरी दो हड्डियां जो ऐसी टेढ़ी जा रही है वो हमें दिखेगी। हाँ। ये हड्डी का स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना उसके रुमेन को फैलने की जगह मिलेगी। ये जो लेंथ है, लंबाई दो पैरों के बीच में, ये जितनी लंबी होगी उतना रुमेन को फैलने की जगह मिलेगी। और हड्डी के बीच का जो गैप है वो नापदंड है कि वो कितनी लेंथ में और फैलेगी। हड्डी में जिसके गैप ज़्यादा होता है, जैसे देसी गाय है, गिर गाय है, तो आपके गैप हेफर एज पे 3 उंगली का, 2.5 से 3 उंगली होना चाहिए। और HF में मिनिमम 2 उंगली होना चाहिए। 3 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट को देखते हुए हम उसके रुमेन के फैलने की ताकत को पहचानते हैं, उसके लंग्स की ताकत को पहचानते हैं। अडर के पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो अगर इस गाय को देखें यहाँ पर, ये जो गाय है आप पीछे देखिए अडर दिख रहा है। अब उसका खुलावा नहीं है, लेकिन जब आप पीछे से चमड़ी खींचेंगे हाँ, तो तो अगर वो खुलापन है दैट मीन्स हमें पता है कि ये अडर इतना लंबा हो सकता है। इसकी जो फैलने की जो क्षमता है वो हम जांच सकते हैं, क्योंकि आप हर इंसान ये बताता है कि आपका जो फीड है, फीड के हिसाब से दूध होता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि सबसे पहले गाय अच्छी होनी चाहिए, गाय के बाद उनका फीड अच्छा होना चाहिए, और फीड के बाद अगर आपने उसको अपने घर जैसा व्यवहार दे रखा है, क्योंकि आप मैनेजमेंट के साथ आपने उसके साथ प्रेम भाव रखा हुआ है जैसे आप घर के प्राणी के साथ रखते हैं, तो उसका अलग ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपको दूध के लिए कभी भी किल्लत नहीं होगी। तो जैसा कि आपने बताया कि उसका मैनेजमेंट, उसकी फीडिंग और पशु की जो ब्रीड होती है वो डिपेंड करती है मिल्किंग जानवर के ऊपर, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति नया डेयरी फार्म शुरू करता है तो उसको कितने एनिमल से शुरू करना चाहिए? और आपने जैसे बताया कि आप सिर्फ एक एनिमल लेके आए थे, तो आपने जो स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया है ये कितने एनिमल का था लगभग जब आपने शुरू किया था तब? जब हमारे पास 30 काउस थी तब हमने ये मेन शेड बनाना शुरू किया था। उसके पहले हमने बांस बल्ली के शेड के अंदर काम शुरू किया था। और अगर आपको नया डेयरी फार्म करना है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 2 ध्यान करनी है। पहली चीज़ कि आपका मेन खर्चे का जो एम्फसिस होना चाहिए, जो ध्यान होना चाहिए, वो गाय के खाने के लिए पैसा बचे आपके पास वैसा होना चाहिए। आप गाय ख़रीदने का पैसा लगा देंगे और खिलाने का पैसा नहीं है तो धंधा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी केवल एक चीज़ पे डिपेंड करती है पूरी डेयरी फार्मिंग की। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो 2 बच्चों के बीच में गाय कितना दूध देती है और 2 बच्चों के बीच में कितना समय सूखी रहती है, मिल्क यील्ड, और कितना ड्राई पीरियड है 2 बच्चों के बीच में, ये पूरी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डिसाइड करता है। इसके सिवा कोई चीज़ आपके डेयरी फार्मिंग को प्लस या माइनस नहीं कर सकती। 50 ज्ञान ले लो, आप कुछ भी कर लो, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर एनिमल आपका मिल्क दे रहा है और वो अच्छा मिल्क वो दे रहा है, आपको रेट सही मिल रहे हैं, तो पैसा तो आपके पास आना ही है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस लिहाज से उसको चलाते हो। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे बड़ी बात, जैसे हमने बात करी 2 पॉइंट्स की कि गाय जो हमें सबसे ज़्यादा पैसा उसके खाने के लिए बचाना है, तो पहली गलती हम ये करते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम इतना खर्चा कर देते हैं कि गाय ख़रीदने के लिए पूरे पैसे नहीं बचते जो आपका धंधा चलाएगा, बिज़नेस चलाएगा। गाय अच्छी ख़रीद लेते हैं तो खिलाने का पैसा नहीं बचता है। हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मुझे इतना 6 महीने का खाना मेरे पास चाहिए, उसके बाद मैं इतनी गाय ख़रीद सकता हूँ और उसके लिए मैं कितना खर्चा यहाँ पर कर सकता हूँ, उसके हिसाब से आपको फार्म करना पड़ेगा। आपकी कैपेसिटी 5 पशुओं की है तो आप 3 पशु खरीदें जी, उसके बाद आप उसका खाने का मैनेजमेंट करें जी, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा बजाय ज़्यादा क्योंकि आप 3 में कमाएंगे और कमाएंगे तो उससे पशु अपने आप आएगा। अपने आप आएगा जी। तो अगर कोई डेयरी फार्म शुरू करता है तो उसको कैसे शुरू करना चाहिए? सबसे पहले उसको पशु जो खरीदता है वो, तो पशु कितने पशुओं से लगभग उसको शुरू करना चाहिए? सबसे पहले उसको जहाँ पर वो शुरू करना चाहता है ये देखना पड़ेगा कि पानी उसके पास 12 महीने अवेलेबल है कि नहीं, उसकी ज़मीन से ज़्यादा दूरी तो नहीं है। दूसरा, हरा चारा अगर वो खिलाता है और हरा चारा अगर अवेलेबल नहीं भी है तो वो अगर साइलेज, जिसे हम मक्के का अचार कहते हैं, साइलेज अगर वो करना चाहता है तो वो कैसे बनाएगा, ये सब चीज़ें पहले सीखे ताकि वो खाने की व्यवस्था अगर हो
तो ही पशु लाने का मतलब है, नहीं तो आप अच्छे से अच्छे पशु भी ले आओगे और खाना अगर उसे पूरा नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि आप आपकी गाय से कितना दूध ले सकते हो या वो कितना दे सकती है। आप जब ट्राई करोगे, उनके साथ आप चैलेंज फीड करोगे, तब पता चलेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। अब आपने जैसे डेयरी फार्म कर लिया सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए, तो अब एक चीज़ होती है, हम जब पशु लेने भी जाते हैं तो हम ये देखते हैं उस गाय का पीक क्या था। उसने एक ब्यात में सब 25 लीटर की गाय है, 35 लीटर की गाय है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें ये जानना होता है कि उसने 305 दिन जो एक लैक्टेशन का गिना जाता है उसमें कितना दूध दिया। क्योंकि अगर 40 लीटर की गाय है और उसने आपको 10 महीने की जगह 6 महीने ही दूध दिया, तो आप ज़्यादा नुकसान कर रहे हो, ना कि आप 35 लीटर की गाय खरीदो और 10 महीना दूध निकालो। क्योंकि लोकल में जो होता है आजकल सभी जगह यही हो रहा है कि जब कोई पशु खरीदता है तो वो करता क्या है कि 2 टाइम का 2 दिन का दूध देखता है। तो उसका जो पीक यील्ड होता है वो मान लो कि अगर 1 महीने का है 45 लीटर, फिर 1 महीने बाद वो डायरेक्ट 30 लीटर पे आती है, तो वो 45 लीटर नहीं माना जाएगा उसका। क्योंकि जो एवरेज मिल्क यील्ड जो होता है वो जैसा कि आपने बताया कि 305 दिन के भीतर जितना दूध दिया है वो उसका पीक यील्ड होगा। जी, और वही आप किसी की माँ का भी पूछें, कोई बच्ची खरीद रहे हैं तो उसकी माँ ने 305 दिन में कितना दूध दिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारी एक पद्धति थोड़ी डिफरेंट है इस फार्म में। हर फार्म में दूध को एक पीक पे ले जाया जाता है, तो जो मिल्क यील्ड ग्राफ होता है गाय का वो ऐसे चढ़ता है और ऐसे उतरता है। लेकिन हम उसे कैसे करते हैं, हम पूरा पीक पे नहीं ले जाने के, पीक से थोड़ा नीचे रख के उस ग्राफ को सीधा चलाते हैं और फिर नीचे ले जाते हैं। तो उससे 305 दिन में हमें ज़्यादा दूध मिल पाता है, ना कि एक बार 40-50 लीटर ले लिया और फिर ख़त्म कर दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक गाय है 153 नंबर की। उस गाय ने हमें दूसरी ब्यात में, ये हम जो बच्चियाँ वहाँ से ख़रीद के लाए थे बेंगलोर से, हमने ये नहीं बताया, हम बेंगलोर से ज़्यादातर गाय ख़रीद कर लाए हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु से। वहाँ से 153 नंबर की हमारी गाय है। उसने हमें दूसरी ब्यात में 52.5 लीटर दिया दूध, लेकिन हमने उसे 45 दिन तक 50 लीटर के ऊपर बांध के रखा। तब उस चीज़ का फ़ायदा है। हम चाहते तो उस गाय को 55, 56, 60 वो कहीं भी जा सकती थी, लेकिन फिर वो 50 के ऊपर इतना समय नहीं रहती, क्योंकि ऊपर जाती उसका एनर्जी डाउन आता, एकदम से वो नीचे आती, लगभग वो 10-20 दिन बाद नीचे आ सकती। जी, और उस गाय ने हमें उस दूसरी ब्यात में 305 दिन में 10,500 लीटर दूध दिया है। कुल मिला के बात यह है कि ज़्यादा दूध दिलाने के बजाय अगर वो लॉन्ग टर्म तक वो दूध दें तो ही आपको डेयरी जो है प्रॉफिटेबल हो सकती है। जी, क्योंकि इनऑल 305 दिन में उससे प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है। अब इस पे कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं, बट हमारा ये एक्सपीरियंस है और हम इसमें बहुत सक्सेसफुली काम कर पा रहे हैं। अगर कोई डेयरी फार्मर डेयरी शुरू करता है तो उसको जो जो समस्या आती है मेन तो होता है जो एनिमल जब वो परचेस करता है। जैसा कि आपने बताया कि ऐसे एनिमल की वो जांच कर सकता है कि 2 उंगली है, उसके जो 2 पैरों के बीच की दूरी है, उसकी जो चमड़ी है वो देखकर वो जांच कर सकता है। जी। अब दूसरी जो समस्या आती है कि जब वो पशु घर पे ले आते हैं तो उनका जो मिल्क होता है उसको सेल वो कहाँ करें? देखिए, सबसे ये क्वेश्चन तो जितने डेयरी फार्मर्स हैं उनके सबके दिमाग में है कि दूध को कहाँ सेल करा जाए। पहली चीज़ आप एक मन में रख लें कि आपको अगर पैसा अच्छा कमाना है तो आप जो अपन मंडी कहते हैं हम लोग कि भाई आपने सांची में दिया, कोऑपरेटिव में दिया, उसमें बेचकर आप केवल दाल रोटी जितना पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी पैसा ज़्यादा कमाना है तो आपको बंदी वालों तक पहुंचना पड़ेगा जो बंदी का दूध खरीदते हैं। आपको अगर गांव में आपके दूरी है ज़्यादा शहर से, तो आप समझिए कि आप 5-10 फार्मर्स एक साथ मिल जाएं, एक साथ मिल के आप मिल्किंग मशीन ख़रीदें, क्योंकि आप अगर हाथ से दूध निकालते हैं तो आप मिल्कर पे डिपेंडेंट है। उसका मूड अच्छा है तो 18 लीटर निकाल दिया, मूड अच्छा नहीं है तो 15 लीटर ही निकाला। आपने जैसे ही मिलकर बदला, गाय को आदत उस मिलकर की हो गई, जो दूध निकालता है लड़का नया आते ही वो दूध तोड़ देती है। तो आपको गाय का बिहेवियर भी समझना पड़ेगा। तो आप 4-5 लोग मिल के मशीन ख़रीद सकते हैं, उस मशीनों की सफाई रखकर आप उस मशीन से दूध कर सकते हैं। तो मेल जोल करके आप जो प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज पंजाब इतना आगे गया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके यहाँ फार्मर्स एसोसिएशन है। आज फार्मर की एसोसिएशन PM साहब को मीटिंग के लिए नीचे ले आती है, मोदी जी को। तो आप सोचिए कि यूनिटी का कितना बड़ा पावर है।
और वहाँ का डेयरी फार्मर इतना समृद्ध इसलिए भी है कि वो मिलजुल कर सीमेन इंपोर्ट कर लेते हैं बच्चा करने के लिए, एआई के लिए, बेस्ट से बेस्ट बुल का लेकर आते हैं। तो ये यूनिटी आपको जिता सकती है। तो जैसा कि आपने ये बताया है कि कुल मिला के कहने का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि आप जो डेयरी पर दूध देते हैं उस पर ना सेल करके जो लोग घर घर जो दूध पी रहे हैं उन लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाएं। अब जी। पहुंचाने के लिए आपको चाहे मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो भी आपको करना चाहिए अगर प्रॉफिट कमाना है तो। बिल्कुल। क्योंकि जब आप डेयरी पर दूध बेचते हैं तो वो आपके दूध का जो प्रॉफिट है वो आपको सिर्फ उसकी रेट मिलती है, प्रॉफिट नहीं मिलता है। जी। जो आपने उत्पादन किया है उस उत्पादन की जो लेवल होती है वो रेट आपको दी जाती है डेयरी के द्वारा। जी। अब उससे जो प्रॉफिट जो कमाएगी, जिसको आपने दूध दिया है, सांची है, अमूल, चाहे कोई भी डेयरी है, प्रॉफिट तो वो कंपनी कमाएगी उससे। जी। क्योंकि जब आपने किसी को 30 रुपये लीटर दूध दिया है तो वो उस दूध को 50 रुपये में सेल करेगी, तो आपका जो मार्जिन है वो यहीं पर डाउन हो जाता है। जी। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप जो लोकल एरिया है, क्योंकि दूध हर कोई पीता है, चाय पूरे इंडिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा, लगभग 90% लोग चाय पीते हैं, यानी कि दूध की खपत तो हो रही है, बट आप उस जगह तक पहुंच नहीं रहे हो कुल मिला के। अब मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं, मैं जामोदी गांव में बैठा हूं, यहाँ पर जो दूध बेचने आते हैं लोग, वो सांची पॉइंट के ऊपर 23 रुपये 24 रुपये में गाय का दूध देते हैं, और वही गांव वाले उसी के ऊपर जाकर 30 रुपये से 32 रुपये में वापस वो दूध खरीदते हैं। तो आप सोचिए कि अगर गांव में ही आपस में लोग बंदी कर लें कि भाई अपना दूध तू हमें दे देना, हम तुझे 30 रुपये दे देंगे, तो 2 रुपये उसके भी बचे और 5 रुपये आपको, 5-7 रुपये आपको भी ज़्यादा मिले। तो ये मेल जोल करके जो काम हो सकता है वो बेस्ट है। 5-7 रुपये कहने कैसे ले सकते हैं, बट अगर आपके पास 100 लीटर दूध है तो 100 लीटर के ऊपर लगभग आपको 500 रुपये दिन का मिल सकता है। मिल सकता है। अब 500 रुपये 15,000 रुपये महीने होते हैं। तो जी। अगर लोकल फार्मर को 15,000 रुपये की इनकम अलग से हो तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकता है। बिल्कुल। जी। तो डेयरी में छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। चलो ये हो गई पशु खरीदने और दूध बेचने की बात। अब उसके पास एनिमल रखे हुए हैं तो उनका मैनेजमेंट कैसे रखें, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उनको क्या वो खिलाए, डाइट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं कि 70% आपकी जो कॉस्ट होती है वो होती है आपकी खाने की गाय के, लेकिन हम सबसे ज़्यादा खेल वहीं पर कर देते हैं और वहीं पे मात खा जाते हैं, क्योंकि पैसा तो हमें देना ही देना है 70% जो हम खिला रहे हैं, चाहे हम एक चीज़ खिलाएं कि दूसरी चीज़। तो सबसे पहले अपने पशु को समझकर उसे क्या चीज़ खिलाने से बेस्ट आपका दूध बनेगा। अगर आपके पास कम गाय हैं तो आपको फीड के बोरे ख़रीदने पड़ेंगे। अब फीड के बोरों में आपको हमेशा ये ध्यान करना पड़ेगा कि कौन अच्छा देता है, किसका खिलाने से मेरा दूध बढ़ता है, किसका खिलाने से दूध कम होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसके अंदर है कि गाय को किस स्टेज में कितना खिलाना, ये आप साइंटिफिक वे में अगर करेंगे, जैसे उसके प्रेगनेंसी मतलब उसकी गाभ कितने दिनों का है, उसकी दूध कितना है और उसका वज़न कितना है, ये 3 पैरामीटर के हिसाब से डिसाइड होता है। क्योंकि जो आप खाना खिलाते हैं, अगर आपकी 5 लीटर की गाय भी उतना ही खाना खाती है और 10 लीटर की गाय भी उतना ही खाती है, तो आपके लिए नुकसान हो रहा है, क्योंकि 5 लीटर की गाय भी 10 लीटर की गाय का खाना खा रही है। तो आप उस तरीके से अगर फीडिंग करते हैं तो ज़्यादा दूध वाली गाय को ज़्यादा खाना, कम दूध वाली गाय को कम खाना। कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे भूखा रख दें, बट क्वालिटी फीड इसमें बेसिकली फ़र्क ये होता है भैया कि खाना सबसे पहला गाय के शरीर के लिए, दूसरा खाना गाय के दूध के लिए, तीसरा खाना गाय के बच्चे के लिए। ये 3 चीज़ों को ध्यान में रख के खाना रखा जाता है। और हमारे सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अपन क्या करते हैं, नॉर्मली जब गाय सूखती है, जब दूध नहीं देती, तो दुधारू गाय को तो ज़्यादा खाना देते हैं, ज़्यादा पौष्टिक खाना देते हैं, और जब गाय सूख जाती है तो उस खाने को हम कमज़ोर कर देते हैं। क्वांटिटी में मतलब अमाउंट में बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम दुधारू गाय को 5 किलो खली खिला रहे हैं तो हम सूखी गाय को 2 किलो ही खली खिलाते हैं। हम पौष्टिकता कम कर देते हैं। सोच ये होती है किसानों की कि ये हमें कोई उत्पादन नहीं दे रही है। जी। हाँ, जबकि अगर आपका फ्यूचर अगर देखना हो गाय का, तो
मिल्किंग की बजाय अगर उसे ड्राई अवस्था में आप खिलाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल। क्योंकि ड्राई अवस्था में जो हम खिलाएंगे उससे डबल, एक तीर से दो निशाने पड़ेंगे। एक, गाय के बच्चे की मेजर सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होती है, जिसे कहें 60 से 60 से 70%, वो आखिरी 2 महीने में होती है। इसीलिए गाय को सुखाना ज़रूरी है ताकि वो दूध में जो एनर्जी डाल रही है वो बच्चे को बड़ा करने में डाले। तब अगर आप पौष्टिक खाना देते हो तो उस समय में वो बच्चा ज़्यादा बड़ा होगा। और गाय के शरीर को कितना दूध देना है, क्योंकि वो अपना दूध इंसानों के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए बनाती है। तो जितना बड़ा बच्चा निकलेगा शरीर से, शरीर को ये समझ में आता है उसके कि मुझे ज़्यादा दूध देना है, मेरा बच्चा ज़्यादा बड़ा है। तो बच्चे के वज़न से आपके दूध की बढ़ोतरी अगले लैक्टेशन पे बहुत डिपेंड करती है। दूसरा, अगर बच्चा बड़ा होता है, आप उसका पहले 90 दिन तक अगर बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि पहले 90 दिन में उसका जेनेटिक लॉक हो जाता है। तो 90 दिन में अगर आपने उस बच्चे की अच्छे से फीडिंग करी सही तरीके से, केवल दूध पिलाना सही तरीका नहीं है, बहुत दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो इसके बारे में दी जाएगी, जो कि आप कैसे तैयार कर सकते हैं। जी, फिर भी अगर मोटा मोटी अगर आप बताना चाहें, मोटा मोटी में ये है कि 90 दिन तक आपको मेन ध्यान रखना है। अगर आपने उसका बच्चे का जेनेटिक ओपन कर लिया तो उसके बाद आप बहुत तरीक़ों से, जब तक वो गाय बनेगी तब तक आप उसको, क्योंकि आपका जेनेटिक अगर लॉक है, छोटा है, आप कितना भी अच्छा गाय को खिला दो वो मांस बनाएगी, दूध नहीं बनाएगी। चेंजेस नहीं कर सकते आप गाय में कोई भी। हाँ, और एक और चीज़ इसमें कि आप जब गाय को फीड देते हो, जितना एक जैसा खाना दोगे, गाय को वैरायटी इंसानों की तरह नहीं पसंद कि आज गुलाब जामुन खा लिया, कल रसगुल्ला खा लिया, सुबह में बाजरा खा लिया, शाम को गेहूं खा लिया। गाय को आप एक जैसा खाना दोगे रूटीन में, उतना प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि जैसे ही आप खाना बदलते हो, एक भी आइटम आपने खाने में बदला तो गाय के रुमेन को शौक लगता है और वो अपना दूध तोड़ देती है। आप ये देखेंगे जब भी आप पशु आहार बदलेंगे, दूध एकदम से टूटता है, उसका कारण यही है। खाने में भी बहुत ज़्यादा ये समस्या होती है पशुओं को, जब एकदम से बदलते हैं आप, या तो उसे सूट नहीं करता, स्वाद में फ़र्क होता है, हर एक चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसका भी बहुत अच्छे तरीके हम आपको बता सकते हैं, जिसके अंदर आप कैसे शिफ्ट करना। हम लोग हमारे यहाँ पे जो पद्धति अपनाते हैं, जब हम खाना बदलते हैं तो हम 21 दिन लेते हैं। अगर मुझे मक्का खिला रहा हूँ और मुझे ज्वार पे जाना है तो मैं 21 दिन लेता हूँ मक्के से ज्वार पे जाने में, और मुझे दूध में 2% 3% से ज़्यादा का नुकसान नहीं होता। अब जैसे मक्का है, मैं हर रोज़ 5% कम करूँगा, दोनों टाइम एक जैसा दूंगा, फिर तीसरे टाइम 5%। अगर मुझे लगा कि गाय ने एकदम से दूध ज़्यादा तोड़ा तो मैं वहाँ रुक जाऊँगा, भले 21 दिन की जगह मैं 25 दिन लगा दूँ। जहाँ पर हर्ड बहुत हाई परफॉर्मिंग होता है, जैसे मेरा हर्ड है, मेरे हर्ड में मेरा पूरा एवरेज 22 प्लस है और मेरे पास 25 लीटर पीक से कम की एक भी गाय नहीं है, और 50% से ज़्यादा गाय मेरे पास पीक में 40 लीटर प्लस की है। तो ऐसे हर्ड में जब आप काम करते हैं तो हमें ये 42 डेज़ हम 2 से 2.5% से ज़्यादा का फ़र्क खाने में नहीं बदल सकते। तो धीरे धीरे करना ही इसमें सही तरीका है। अब ये भी हो गई खाने की बात जी। एनिमल के, तो हम बहुत सारे पॉइंट नोट कर चुके हैं। अब होता है कि पशुओं की जो दिनचर्या जो होती है उसके ऊपर कैसे फार्मर, अगर जो नया डेयरी फार्मर है वो करना चाहता है, तो पशुओं की दिनचर्या क्या रखें। जैसे पशुओं में आपका जैसे शेड है, शेड में आप कहीं पर आपकी ज़्यादा दूध वाली गाय रखते हैं, कहीं कम रखते हैं, अर्ली लैक्टेशन, लेट लैक्टेशन, काफ को अलग रखते हैं, हीफर को अलग रखते हैं। हमारा ये मानना है कि जो हमारे काफ है उनको ऐसा एरिया मिलना चाहिए जहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो, उसे कम से कम 14 से 16 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए, ताकि उसे हेल्थ और जो हम प्रोग्रेस चाहते हैं वो मिले। हाँ, क्योंकि गाय की प्रोडक्शन खाने के ऊपर डिपेंड करता है, बट इतना भी नहीं करता, क्योंकि जब आप खिलाते हो तो गाय 2 से 3 घंटे में अपना पेट भर सकती है, बाकी समय उसको आराम के लिए चाहिए, रेस्ट के लिए। तो आपको जो ध्यान रखना है मैनेजमेंट में, सबसे पहले गाय का खाना, उसके बाद गाय की दिनचर्या में जो डिसिप्लिन होता है कि अगर उसे खाना 9 बजे मिलता है तो 9 बजे ही मिलना चाहिए। आप समय बदलेंगे, हमारे यहाँ पे अगर 5 मिनट दूध निकालने का समय या खाना डालने का समय लेट हो जाए तो हमें
5 से 10% दूध की गिरावट सामने कंप्यूटर में दिखती है। अब आप सोचिए कि अपने यहाँ फार्मर सुबह में 4 बजे भी खाना डाल देता है, कभी 4:30 डाल देता है। आप ये मान लीजिए कि आपने गाय का 5 से 10% दूध तोड़ दिया। अब आपने दूध तोड़ा, वो वापस अगले दिन बढ़ा देगी, लेकिन जितना टोटल बढ़ा सकती थी वो उतना अब नहीं बढ़ाएगी। आपने एक मार मारी तो वो लग गई, तो हुआ है वो इम्पैक्ट आपको 305 दिन पे पड़ेगा। तो अब आपका सुबह सबसे पहले आपका दूध का समय फिक्स होना चाहिए। दूध के पहले कभी भी खाना गाय को नहीं डालना चाहिए। दूध जब पी लिया, जैसे आप अगर दूध निकालते समय दाना देते हैं तो वो रूटीन सेम कंटिन्यू होना चाहिए, और नॉर्मली चारा और सब चीज़ बाद में देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप दिन को आते हैं तो जैसे हमारे यहाँ 3 बार दूध निकालना पड़ता है, क्योंकि गाय इतना दूध देती है कि अगर मैं 3 बार ना निकालूँ तो फवारे चलते हैं गाय के। तो 3 बार निकलता है तो हम 3 बार खाना देते हैं। गाय के सामने 20 से 22 घंटे खाना हमेशा पड़ा रहता है, सिवाय गाभन गाय के। जो सूखी गाभन गाय होती है उनके सामने 20-22 घंटे नहीं रहता, बाकी सारी गायों के सामने, ताकि उसे लालच ना रहे कि मेरे को अभी खाना मिला है मैं ज़्यादा खा लूँ। उसके सामने खाना पड़ा है तो उसे जब शरीर को ज़रूरत है वो उठेगी, खाएगी, बैठ जाएगी। क्योंकि जब आप कभी कभी खाना देते हैं तो जब तक खाना रहेगा वो ज़बरदस्ती खाएगी और रेस्ट कम करेगी। तो आपको रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना खाना ज़रूरी है। इसका एग्जैक्ट शेड्यूल देखें तो आपके नंबर ऑफ़ आवर्स आप गिन सकते हैं कि इतना घंटा आपकी गाय को रेस्ट मिलना चाहिए। आपको 1 घंटा गाय को रोज़ आपस में सोशलाइजिंग के लिए देना चाहिए, कि जब वो आपस में बातचीत कर सके। इसीलिए आप देखिए कि जो खुली गायें हैं वो दूध ज़्यादा देती है और बंधी गाय कम देती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके रूटीन में होनी चाहिए। तो ये भी हो गई कि आप किस तरीके से गाय का मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम फिक्स रखें। दूसरी बात है उनको उनके हिसाब से उनको रहने दें। ये नहीं कि भाई एक जगह पे बांध दिया तो आप जब छोड़ेंगे तब पानी पीगी, आप जब चारा डालेंगे तब चारा खाएगी, उससे आपको नुकसान होगा। वो सूटेबल हो जाएगी बट उतना नहीं कर पाएगी जितना उसको होना चाहिए जी, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला जो क्वेश्चन होता है कि जब उसने कर लिया, अब डेयरी फार्मिंग उसका हो गया, पशु खरीदना उसका हो गया, दूध बेचना उसका हो गया, अब शेड के पर कैसा कितना खर्चा करे आदमी अगर नया डेयरी फार्मर है तो? भैया हमारी कैलकुलेशन ऐसी चलती है कि अगर हम मॉडर्न मशीन, मिल्किंग मशीन, TMR इन सब की बात करें तो 100 गाय के नीचे इन चीज़ों की कोई फिजिबिलिटी नहीं है ना। दूसरा, आपको हमारे यहाँ शेड दिख रहा है इतना बड़ा बन गया, ये शेड भी 100 दुधारू गाय के नीचे फिजिबल नहीं है। अपना देसी गाय, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शेड की हाइट आपकी कम से कम 14 से 20 फुट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि गाय जो है वो दिन में मेजर टाइम पादती रहती है, डकार लेती रहती है, गैस निकालती रहती है, जिसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं। और वो गाय खुद भी, अगर आपके शेड की हाइट कम है, वो गर्म होती है, वो ऊपर की साइड जाके टिक जाती है। तो अगर हाइट कम होगी तो गाय की खुशबू सांस लेने में भी वो आएगा। तो जैसे मैंने चूज़ करते टाइम बताया था कि इतना दूध निकालने के लिए इतना खून पंप करना है, सांस ज़्यादा लेगी, और अगर उसमें मीथेन गैस आ रही है, उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो आपके प्रोडक्शन डाउन हो जाएंगे। तो 14 फीट के ऊपर अगर है, आपका 6 डिग्री से ज़्यादा का स्लोप होना चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ताकि सारी हवा फैल के चली जाए। और अगर आप पंखा लगा दें तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो जैसा कि आपने बताया कि लोग अगर पशुओं को खुला रखेंगे और शेड की जो ऊंचाई है वो इतनी रखें कि उनकी जो गैस है वो इधर उधर निकल सके, तो उनको और ज़्यादा अच्छा बेनिफिट उसमें होगा जी। तो ये तो हमने लगभग सारे पॉइंट जो होते हैं मेन कि पशु खरीदने से लेकर उनका जो मैनेजमेंट होता है वो इसमें नोट कर लिए। एक शेड का एक पॉइंट और है, आप अगर कैमरा थोड़ा इधर दिखाएंगे, आप देखिए हमने सिर्फ खाने के एरिया को कंक्रीट रखा है, उसके पीछे हमने ये पूरा कच्चा रखा है। इससे बेनिफिट ये है कि जो गायों को जैसे अर्थराइटिस और ये ह्यूमंस में जो बीमारियां हैं, ये सेम चीज़ गायों में है। जहाँ पे पूरा कंक्रीट होता है, आप देखेंगे गाय लंगड़ाना शुरू कर देती है दूसरी ब्यात तीसरी ब्यात में। तो जब आप ऐसा रखते हैं तो गाय कंफर्टेबल महसूस करती है, फिसलती नहीं है, गिरती नहीं है, जिससे हमें नुकसान होता है। गायों को हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होती,
तो ये गायें जो नॉर्मल एक डेयरी फार्म में कंक्रीट के साथ 3 से 4 ब्यात देती है, यहाँ पे 6 से 7 ब्यात दे सकती है और कंफर्टेबली उनकी उम्र बढ़ती है। अब इस वीडियो में भी आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो लोग डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं जी, उनके सामने समस्या जो होती है कौन सी ब्रीड वो चुने। जी, हम आपके फार्म पे देख रहे हैं कि यहाँ पर गिर गाय भी है और एचएफ भी है। जी, बहुत सारे लोगों का मानना है कि एचएफ गाय ठीक नहीं होती, इसका A1 मिल्क होता है। जी, उस चीज के बारे में थोड़ा सा लगभग 2-4 आप पॉइंट उसमें बताइए। देखिए हमारे नॉलेज के हिसाब से जो A1 A2 वाला जितनी भी चीज़ है, इसमें बहुत भ्रांति है लोगों के बीच में, उनकी सोच में बहुत बदलाव है। लेकिन दुनिया में जितनी भी गाय की ब्रीड है, उस हर ब्रीड में A1 और A2 दोनों चीज़ होती है। हमारी देसी गायों में जो क्रॉस हो गई हैं, क्योंकि आपको देसी दिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो देसी हो, उसका ब्लड, हाँ, ब्लड लाइन में मिक्सिंग हो सकती है, क्रॉस ब्रीड हो सकती है, तो उसमें भी A1 A2 मिक्स हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर देसी गाय A2 होती हैं, लेकिन प्रोडक्शन लेवल में भी बहुत डाउन होती है। कमर्शियल फिजिबिलिटी अगर आप कोऑपरेटिव को देना चाहते हैं दूध, तो HF में और जर्सी में, ये 2 गायों में सबसे ज़्यादा फिजिबिलिटी होती है। जर्सी हमारे देश में थोड़ा सा वीकर साइड गिना जाता है, इसलिए हमने हमारे यहाँ HF और गिर रखी है। दूसरी बात कि HF के अंदर मेरे फार्म की खासियत ये है कि जितनी भी गाय मेरे पास है, ये जब हम बच्चियां खरीद रहे थे, हमने कम से कम आप मान के चलिए 100 गायों का जेनेटिक टेस्ट कराते थे। 700-800 गाय देख के 100 पसंद करते थे, उन 100 का ब्लड लेके 2 दिन गाय रोकते थे, बयाना भी वेस्ट करते थे और जेनेटिक टेस्टिंग करवाते थे। जेनेटिक टेस्टिंग में मेरी सारी गाय A2 सर्टिफाइड हैं। सारी की सारी जो एचएफ गाय हैं वो इनके पास A2 मिल्क की है जी। शायद सुनने में आपको अजीब लगे, अटपटा लगे, आप ना माने, परंतु इन्होंने जो है वैज्ञानिक तरीके से जो उनकी जांच होती है वो करा रखी है, तो आपको मानना पड़ेगा। और नहीं, बेसिकली जेनेटिक टेस्टिंग यानी DNA टेस्ट करके हमने ये माना हुआ है। क्योंकि आप एक बात मान के चलिए, ये जो गाय है ये फॉरेन की गाय नहीं है। फॉरेन की गाय हमारे देश में जिंदा नहीं रह सकती। ये गायें, इनकी माएँ हिंदुस्तानी हैं, देसी हैं, और इनके जो पिताजी हैं वो बाहर के हैं। ये 50% से ज़्यादा देसी हैं। इनको क्रॉस ब्रीड आप कह सकते हैं। क्रॉस ब्रीड ही कहा जाता है, होलिस्टिन फ्रीजन क्रॉस ब्रीड्स, यही कहा जाता है। और ये 20-20 साल हो गए भारत में ही पल रही हैं और यहीं रह रही हैं। क्योंकि होलिस्टिन फ्रीजन जो विदेशी गाय हैं और वहाँ के तापमान में और हमारे हिंदुस्तान के तापमान में लगभग बहुत ही ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा। अगर आप एग्जैक्ट जो वहाँ से ओरिजिनल जो गाय लेके आते हैं तो बिल्कुल भी सर्वाइव वो यहाँ पर नहीं कर पाएगी। वो यहाँ पे 90 दिन 100 दिन भी नहीं जी सकती दूध देना शुरू करने के बाद। और दूसरी बात, आप जब ये लेते हैं तो एक जेनेटिक आता है माँ से और एक आता है फादर से। जब हम A1 A2 की भी बात करते हैं तो इसमें 2 एली होती है, A1 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 A2 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 A1। जो पहली होती है वो मेजर एली होती है, जो दूसरी होती है वो माइनर होती है। तो फर्स्ट जो है मेजर, वो मेजर आपकी A2 होना ज़रूरी है। अब ये मदर से भी आ सकता है पहला और फादर से भी आ सकता है पहला। तो हमने जब जेनेटिक टेस्ट कराई तो हमने वो गाय चूज़ करी जिसने A2 अपनी माँ से लिया। फिर हमने उनको प्रेग्नेंट किया तो बुल ऐसा चूज़ किया कि वो A2 ही हो। आप ऑनलाइन ढूंढेंगे, ABS जो इम्पोर्टेड सीमेन भारत में देते हैं उनसे भी मांगेंगे तो उनके पास A2 के बुल है जो HF में A2 का सीमेन देते हैं। तो ये भ्रांति, न्यूज़ और बहुत चीज़ें हैं जो गलत फैला देती हैं, इसीलिए ये चीज़ आपको समझनी होगी। दूसरी बात, आप खुद समझे, आप अपने दिमाग को भी थोड़ा बहुत लगाएं लोगों की वजह, ना मानने की वजह। क्योंकि गाय आपके पास है, गाय की बछड़ी आपके पास से अगर आपने बड़ा किया है तो वो HF हो या फिर कोई भी हो, कम से कम वो गाय तो है। आप पैकेट का दूध पी रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक DNA टेस्टेड जो गाय होती है उसका दूध आप पिए। बिल्कुल। HF गाय और ये नस्लें हैं, ये कोई ऐसे नहीं कि जानवर अलग हो गया है, गाय गाय होती है। जब आप कौन सी गाय को प्रॉफिटेबल मानते हैं? मैं आपको तीनों गाय का बता देता हूँ। जैसे देसी गाय है तो आपको 5.5-6 फैट तक हायर साइड देती है, और SNF आपको 8.5 से ज़्यादा कोई भी गाय ज़्यादा देती नहीं है, 8.6 8.7, बट दूध का प्रोडक्शन होता है बहुत कम। जो जर्सी गाय होती है, अपन देसी गाय का एवरेज गिने तो आप समझिए 1500 से 2000 लीटर के बीच में साल की ब्यात आएगी। अगर आप जर्सी गाय पे जाएंगे
जर्सी गाय पे जाएंगे तो जर्सी गाय का फैट आपको 4.5 से 5.25 के बीच में, यानी एवरेज 4.25-5 के आसपास बैठता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन हो जाता है 10 से 12 लीटर प्रतिदिन का, यानी कि 4000 से 5000 लीटर आपको प्रति ब्यात मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्या है कि आप कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको सही पशुओं के साथ, सही मैनेजमेंट के साथ, सही रखरखाव के साथ अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। के बीच में वेरी करता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी किसी भी तरह का वीडियो आप चाहते हैं देखना तो आप दूसरा वो भी HF हमें में कमेंट में बीमारियां करें, वो भी ज्यादा हम होती आपके है। लिए जरूर अगर आप लाएंगे। ज़्यादा डॉक्टर आसपास नहीं है तो सबसे प्रॉफिटेबल जीव जर्सी है। डॉक्टर अवेलेबल है और आप बड़ा फार्म कर रहे हैं तो HF से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई गाय नहीं है, क्योंकि HF गाय आप ये मान सकते हैं कि एक मिल्किंग मशीन है। जितना आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं उतना आप इसको ले जा सकते हैं ब्रीडिंग के द्वारा। बिल्कुल, बट एक फ़र्क है भैया कि HF गाय है, मशीन भले ही मानो, लेकिन उनमें इमोशंस हैं, फीलिंग है, सोशल बिहेवियर हमारे जैसा है। आप उन्हें घर की तरह रखोगे तो अपने आप 8 से 10% बढ़ा के देती है दूध। क्योंकि कोई भी जीव आप अगर उसे प्यार से रखोगे, उनकी भाषा को आप समझोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, बजाय अब उनके आप एक जानवर मानने का। क्योंकि उन्हें जानवर ना मान कर अगर आप एक अच्छे से उनको ट्रीट करोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। और कुछ एक टॉपिक और है जैसे कि काप तैयार करना है, कुछ एक तो हम इनसे ज़रूर बात करेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको सही पशुओं के साथ, सही मैनेजमेंट के साथ, सही रखरखाव के साथ अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी किसी भी तरीके का वीडियो आप चाहते हैं देखना तो आप वो भी हमें कमेंट में करें, वो भी हम आपके लिए जरूर लाएंगे।